हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसे समझेंगे कि किस तरह से वो अपना कार्य करते हैं और किस संविधान के तहत किस तरह से इन्हें पद का सृजन किया गया है। तो देखा जाए महान्यायवादी पद है। इस पद की बात संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। जो भारत का महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी सरकार को सलाह देने के लिए सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह जो क्या होता है, कानूनी सलाहकार सरकार को दे सकता है। कानूनी मामले में यह सर्वोच्च होता है, यानी यह विधिक मामलों में सरकार को सलाह दे सकता है। तो आप ध्यान में रखेंगे जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। उसके बाद बात की जाए, यह सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात की जाए इसके कार्यकाल, इसका कार्यकाल क्या होता है, ये अपना त्यागपत्र क्या देता है, इसकी योग्यता क्या होता है, उन पे हम लोग बात करेंगे। कार्यकाल की बात की जाए तो जो इसका कार्यकाल होता है वह यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कार्यकाल से पहले उनकी हम नियुक्ति की बात कर सकते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो इसकी नियुक्ति है जो संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो किसके द्वारा किया जाता है, भारत के संघीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी वह सलाह देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति क्या करते हैं, यह एक विधिक अधिकारी जो क्या हो, कानूनी मामले में सबसे सर्वोच्च हो, उसे चुना जाता है। और इसके कार्यकाल की बात की जाए तो इसका जो कार्यकाल होता है वह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे वह उसे उस पद पर रख सकते हैं और जब चाहे वह उसे उस पद से क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं। तो यह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वह क्या कर रहे हो, विधिक मामलों में कानूनी मामलों में सरकार की ओर से अच्छे से पेश कर रहे हो, कानूनी सलाहकार हो, अगर उनमें कुछ कमी दिखाई देते तो वह उसे अपने इच्छा अनुसार उसे के कार्यकाल को हटा सकते हैं। तो देख, प्रश्न कभी कभी जब क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन दे देगा कि भारत का जो महान्यायवादी होता है उसका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन 1 में रहेगा 5 वर्ष, 2 में रहेगा 6 वर्ष, 7 वर्ष और तीसरा रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो आप ध्यान में रहेंगे इनके कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। उसके बाद त्यागपत्र, त्यागपत्र की बात की जाए तो यह जो है अपना त्यागपत्र यह भी राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे त्यागपत्र भी यह किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद इसे हटाने संबंधी प्रक्रिया क्या है उसे हम लोग समझेंगे। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को हटाने संबंधी के लिए एक महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन उस जैसी प्रक्रिया को और भी जो पद हैं उसे हटाने के लिए किया गया। लेकिन भारत के महान्यायवादी में कोई भी ऐसा संवैधानिक वर्णन नहीं है कि उसे महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा या कुछ उस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इसे जब चाहे नियुक्त किया सकता है और उन्हें हटाया जा सकता। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न हो सकता है इन्हें हटाने संबंधी पूछता है कि इसे किस प्रकार से हटाया जाता है। तो यह भी राष्ट्रपति के विवेकानुसार ही डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं संघीय मंत्री परिषद सलाह देता है कि इन्हें हटाकर किसी और को नियुक्त करना चाहे तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। तो ये था हमारा। उसके बाद योग्यता, योग्यता को जानेंगे कि आखिर क्या होता है इसकी योग्यता। तो इसके जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो होने के लिए जो योग्यता चाहिए वही योग्यता भारत के महान्यायवादी के लिए भी
होता है। तो इनकी योग्यता की बात की जाए तो योग्यता वह क्या होना चाहिए? पहला तो वह विधिक अधिकार यानी कानूनी का जानकार होना चाहिए। क्यों कानून जानकार होना चाहिए? क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जितने भी जो क्या है वास्तविक कार्यपालिका के हेड हैं वे सभी कानून पढ़कर ही आए। तो उन्हें क्या सरकार चलाने के लिए और सरकार के तरफ से कुछ केस मुकदमा ये सभी से को लड़ने के लिए सलाहकार के लिए उन्हें एक विधिक अधिकारी का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस पद की व्यवस्था की गई है। तो इनकी योग्यता क्या होना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होना चाहिए, वही योग्यता भारत के महान्यायवादी। तो इनके योग्यता क्या क्या होना चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? 5 वर्षों तक क्या हो हाई कोर्ट में जज के पद पर रहे हों, और दूसरा 10 वर्षों तक क्या कर रहे हो? वकालत किए हों। कहाँ? हाई कोर्ट में। तो अगर ये योग्यता वो रखते हैं तब वो क्या हो सकते हैं? भारत के महान्यायवादी के लिए भी नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो भारत के न्यायाधीश बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है वही योग्यता भारत के यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए लागू होता है। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो सरकार की ओर से होता है, सरकार कोई कानून बनाए, कोई बिल लाए तो उसको क्या करना होता है? इस कानून को भी ध्यान में रखना होता है। अगर उसके पास अच्छा सलाहकार हो, अच्छा कानूनी जानकार हो तो वह क्या होगा? वह अच्छे से बिल लाएगा। जैसे हाल ही में आप इसे कहाँ से जोड़ सकते हैं? जो किसान आंदोलन चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी विरोध, आप 26 जनवरी का दिन जिसमें काफ़ी क्या हुआ, किसान आंदोलन के कुछ आंदोलनकारी जो नेता थे और पुलिस प्रशासन के बीच भिड़ंत हुई। तो देखा जाए यह क्या है, अगर वह क्या करे बिल को लाने के लिए वह कानूनी सलाहकार वह भी इस चीज को देखा होगा, वहां से परामर्श लिया होगा कि इस बिल को ऐसा नहीं लाया जाए कि वो असंवैधानिक हो। इसकी चर्चा हम लोग भी किए थे कि जो बिल लाया गया यह संवैधानिक जरूर है। हाँ, वहां पे जो सरकार के द्वारा लाया गया उसमें कुछ चंचलतापन था, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से समझेंगे तो इसका क्लास हम लिए, उसे आप जाकर देखिए तो उस तरह से क्या होना चाहिए, वैसे बिल को लाने के लिए, उस तरह को लाने के लिए यह बहुत ही जरूरी इस पद को पड़ता है कि उसे उस तरह से देखा जाए ताकि वो असंवैधानिक बिल ना हो पाए। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि कानून का जानकार हो ताकि सरकार को कोई भी बिल या कानून लाने में उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विलोकन में ना लिया जाए। यह क्या होता है? संसद में उपस्थित बैठक में भाग समिति जिसका वह सदस्य हो के कार्यवाहिकों में शामिल होने और बोलने का अधिकार है। तो आप ध्यान में रखेंगे यह क्या हो, संसद का सदस्य जहां पे उपस्थित होते हैं इसे संसद में उपस्थित होने, बैठक में भाग लेने तथा समिति जिसका वह सदस्य के कार्यवाहक में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। और उसके बाद बात की जाए यह क्या हो सकता है? यह भारत सरकार के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता हो, भाग ले सकता हो, बोल सकता हो। तो आप ध्यान में रखेंगे इसे अधिकार है कि भारत की किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की ओर से वह पेश कर सकता हो और उसमें उस न्यायालय में बोलने का और उसमें उपस्थित होने का यह अधिकार इसे दिया गया है। उसके बाद वोट नहीं, यानी उसको क्या है, वोटिंग नहीं करने का भी अधिकार है, क्योंकि वह क्या है, संसद के सदस्य में तो भाग जरूर ले सकता है लेकिन वह अपना वोट नहीं दे सकता है। तो ध्यान में रखेंगे महान्यायवादी को वोट नहीं देने का अधिकार है और सिर्फ वो संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, और संसद जो भी सांसद होते हैं उसके जितने भी वैकेशन होते हैं जो उन्हें मिलता है वो सभी यह भारत के महान्यायवादी को प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में जो विधिक अधिकारी के रूप में आते हैं, संघीय विधिक अधिकारी के रूप में वो 3 पद आते हैं। पहला
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग महा न्यायवादी के रूप में जानते हैं, और दूसरा महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता क्या है? ये महाधिवक्ता जिसे हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और तीसरा एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो तीन पद हैं, यही क्या है? मेन विधिक अधिकारी के रूप में, संघीय विधिक अधिकारी के रूप में पद आते हैं। और बात की जाए अभी तत्काल में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वह भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। वह भी कौन है? के वेणु गोपाल। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए तत्काल में, तो तुषार मेहता हैं। तो जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस पद की क्यों लाया गया? यह पद खासकर भारत के महान्यायवादी के हेल्प के लिए लाया गया। अगर मान लेते हैं महान्यायवादी कुछ कारणवश अब्सेंट हो, उपस्थित नहीं हो, तो उसकी जगह पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उसके कार्यों को करेगा। तो यह सिर्फ हेल्प के लिए लाया गया। अगर प्रश्न कभी कभी यहाँ से पूछ दिया जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यह क्या है? यह एक संवैधानिक पद है, यानी इसका वर्णन संविधान में उल्लेखित है। तो और जबकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो महाधिवक्ता है, यह संवैधानिक ना होकर यह वैधानिक पद है। तो आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस पद का वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी है, वैधानिक पद है? तो कौन सा है? महाधिवक्ता है। ऐसा नहीं कि आप जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए हेल्प के लिए लाया गया, तो ऐसा नहीं। आपको यह पता होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी का संवैधानिक पद है, इसलिए जब वो संवैधानिक है तो ये भी संवैधानिक होगा नहीं। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप इसे संवैधानिक में नहीं, वैधानिक में ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत के महान्यायवादी किस तरह नियुक्त किए जाते हैं, क्यों लाए जाते हैं। तो बस आप ध्यान में रखेंगे, यह जो बॉडी है, यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाया गया, यह सिर्फ भारत सरकार को कानूनी सलाहकार के लिए, यानी राष्ट्रपति की तरफ से जब भी कभी जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट में जाने की या सरकार की तरफ से केस लड़ने की, तो उसमें वो क्या हो सकता है? यह उसे पूरा कर सकते हैं, और जो भी कानूनी है वह यह कानूनी मदद पहुंचा सकते हैं भारत सरकार को। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बात और, क्या हो, मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल क्लास खत्म हो गए, यानी जो भी महत्वपूर्ण जितने भी क्लास थे लगभग हमने खत्म कर दिया। और उसके चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव, जिस तरह से क्लास पढ़ाया गया, उसका चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे करके वो दिया जा रहा है। कृपया उसे आप एक बार पेन डाउन जरूर कर लें, और उसे बनाने के बाद आपका जो भी आपके पास बुक है उससे भी जरूर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।